नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से। और इसी हापुड़ जिले के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम औरंगाबाद होता है। और इसी गांव में रहने वाला अजमत सिंह के दो बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम योगेंद्र होता है, छोटी बेटी का नाम मीनाक्षी होता है। मीनाक्षी काफी खूबसूरत और जवान लड़की होती है। दूसरी तरफ उसका भाई योगेंद्र, जिसने 2 साल पहले 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अब योगेंद्र चाहता था कि वह फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करेगा। और इस तरह से योगेंद्र फौज में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत मुशक्कत करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसकी मेहनत फल लाती है जब योगेंद्र फौज में भर्ती हो जाता है। और जिस दिन वह ट्रेनिंग के लिए फौज में जाने लगता है तो उसकी बहन मीनाक्षी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। योगेंद्र अपनी बहन मीनाक्षी को समझाता है, कहता है कि बहन, थोड़े समय का हेर फेर है, जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर मैं थोड़े समय के लिए घर पर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ जो है वक्त गुजारूंगा। इस तरह से अपनी बहन को समझाता है और समझाने के बाद वह फौज में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। और इस तरह से मीनाक्षी देवी अब सुबह के 8 बजे हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। दोपहर के समय वह स्कूल से आने के बाद अपने घर के काम काजों में व्यस्त हो जाया करती थी। अब जो मीनाक्षी होती है, उसकी माँ उसको अक्सर कहने लगती है कि बेटी, तुम सारा दिन पढ़ाई लिखाई करती हो, कभी मंदिर में भी जाना शुरू कर दो। अब ये बात मीनाक्षी को अच्छी लगने लगती है। मीनाक्षी अब सोचने लगती है कि कल रविवार का दिन है और मैं कल जरूर मंदिर में जाऊंगी। और इसके बाद जैसे ही अगला दिन होता है तो मीनाक्षी सुबह 5 बजे के आसपास अपने बिस्तर से उठती है और उसके बाद मंदिर में जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मीनाक्षी देवी पूजा अर्चना का सामान लेकर मंदिर की तरफ चली जाती है। और मंदिर में जाने के बाद वह मंदिर के अंदर जाकर पूजा अर्चना करती है, भक्ति करती है। और इसके बाद जैसे ही पुजारी की नजर मीनाक्षी पर पड़ती है तो मीनाक्षी को देखकर पुजारी उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि बेटी, तुम मंदिर में पहली बार दिखाई दी हो। तभी वो लड़की मीनाक्षी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस पुजारी को कहने लगती है कि पुजारी जी, मैं पहले कभी भी मंदिर में नहीं आई थी। मेरी माँ ने पहली बार मुझे बोला और इस वजह से मैं इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए चली आई हूँ। इसके बाद पुजारी उस लड़की को आशीर्वाद देता है और फिर ये लड़की पूजा अर्चना खत्म करके मंदिर से बाहर निकल जाती है। जैसे मंदिर से बाहर निकलती है तो बीच रास्ते में गांव के सरपंच का बेटा राहुल यहाँ इस मंदिर के सामने से गुजर रहा होता है। और जब राहुल की नजर मीनाक्षी पर पड़ती है तो मीनाक्षी को देखने के बाद राहुल उसकी खूबसूरती और सुंदरता पर मोहित हो जाता है। इसके बाद राहुल उसके पास आता है और पास आकर कहने लगता है कि मंदिर का प्रसाद कभी हमें भी दे दिया करो। और ये बात इस लड़की मीनाक्षी को अच्छी नहीं लगती है। मीनाक्षी उसको कहने लगती है कि तुम नहीं जानते हो मैं किसकी बहन हूँ। अगर उसको पता चल गया तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ने वाला नहीं है। तभी राहुल को गुस्सा आ जाता है और राहुल देखते ही देखते उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की को ये बात जो है अच्छी नहीं लगती है, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। और देखते ही देखते मीनाक्षी उस लड़के राहुल के गाल पर एक तमाचा मार देती है। और इस तरह से इसके बाद राहुल उसके साथ वहां पर गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहां पर 2-4 लोग आ जाते हैं, मंदिर का पुजारी भी वहां पर आ जाता है, बीच बचाव कर दिया जाता है। और इसके बाद ये लड़की अपने घर पर आ जाती है। लेकिन मीनाक्षी घर पर आने के बाद ना तो अपने माता पिता को कुछ बताती है, ना ही किसी और को कुछ बताती है। और इस तरह से ये लड़की नहीं जानती थी कि भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। आखिरकार अब जैसे ही अगला दिन होता है तो लड़की अपने स्कूल में जाती है और स्कूल में जाकर देखती है कि गांव के सरपंच का बेटा, जो कि राहुल होता है, वो भी इसी की कक्षा में पढ़ता था और उसी कमरे में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही राहुल उस लड़की को देखता है तो कहने लगता है कि कल जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला मैं कभी ना कभी जरूर लूंगा। और इस तरह से बात आई गई हो जाती है। लगभग 10 से 11 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद दूसरी तरफ उसके भाई योगेंद्र की फौज की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है।
योगेंद्र की जैसे ही पूरी ट्रेनिंग होती है तो वो अपने घर पर लौट आता है कुछ दिनों के लिए, और जैसे घर पर लौटता है अपने माता-पिता से मिलता है और फिर उसके बाद अपनी बहन मीनाक्षी से मिलता है। मीनाक्षी को पूछने लगता है कि मीनाक्षी, तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई कैसे चल रही है? तभी मीनाक्षी हँसते मुस्कुराते हुए अपने भाई को कहती है कि कल से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मुझे एग्ज़ाम देने के लिए अपने स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा, किसी दूसरे स्कूल में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे ही भाई योगेंद्र अपनी बहन की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम देना और 12वीं की परीक्षा जो है पास कर लेना। इस तरह से इसकी बहन मीनाक्षी भी खुश हो जाती है, लेकिन मीनाक्षी नहीं जानती थी कि जैसे ही वो एग्ज़ाम देने कल जाने वाली है, उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही अगला दिन होता है, तो सुबह के लगभग 8 बजे का समय होता है और फिर इसकी बहन मीनाक्षी तैयार होती है और तैयार होकर अपने भाई योगेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। दोनों भाई-बहन जैसे स्कूल के अंदर पहुँचते हैं, तो इसके बाद मीनाक्षी अपना एडमिट कार्ड देखती है, लेकिन एडमिट कार्ड वो भूल चुकी होती है। तभी मीनाक्षी अपने भाई को कहने लगती है कि योगेंद्र, मैं एडमिट कार्ड तो घर पर ही भूल आई हूँ। तुम जल्दी से मेरा एडमिट कार्ड ले आओ, नहीं तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगी। योगेंद्र कहने लगता है कि गाँव की यहाँ से दूरी जो है 3 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी गया और अभी लेकर आ जाता हूँ। तुम फ़िक्र मत करो, तुम मेरा आने का भी इंतज़ार करो। इस तरह से वो लड़की वहीं पर स्कूल के अंदर एक खाली जगह पर बैठ जाती है और योगेंद्र अपने घर पर उसका एडमिट कार्ड लेने के लिए आ जाता है। अब जैसे ही लड़की मीनाक्षी खाली बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर जो गाँव का सरपंच होता है, उसका बेटा राहुल भी उस स्कूल के अंदर अपने एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था। राहुल की नज़र जैसे ही मीनाक्षी पर पड़ती है, तो मीनाक्षी को देखकर वह ऐसा मचल जाता है कि उसको हासिल करने की तमन्ना जताने लगता है। राहुल उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि 10-11 महीने हो चुके हैं, मैं उस तमाचे को नहीं भूला हूँ। जिस दिन मौका मुझे मिलेगा, उसी दिन मैं तुम्हारा जो है हिसाब चुकता कर दूँगा। अब मीनाक्षी उसको कहने लगती है कि तुम मुझे हाथ लगाकर तो दिखाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। इस बात से राहुल चिढ़ जाता है, राहुल उसके पास आ जाता है और उसका दुपट्टा छीन लेता है। जैसे ही उसका दुपट्टा छीना जाता है तो मीनाक्षी को फिर से गुस्सा आ जाता है और लड़की देखते ही देखते इस राहुल के गाल पर एक तमाचा और जड़ देती है। राहुल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। भरे स्कूल के अंदर राहुल उसका दुपट्टा खींचता है, उसके बाल नोचता है और उसको पूरे आंगन में, यानी स्कूल के आंगन के अंदर उसको घसीटना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये घटना हो रही होती है तो स्कूल में जितने भी छात्र और शिक्षक गण होते हैं, वो उसके पास तक नहीं लगते हैं, पास तक नहीं आते हैं, क्योंकि सभी जानते थे वहाँ पर कि ये लड़का दबंग सरपंच का बेटा है। और इस तरह से जब ये घटना हो रही होती है तो उसके पास कोई भी बीच बिचाव करने वाला नहीं आता है। ये लड़का इस लड़की के साथ ये सब करता रहता है और ये सब करने के बाद उसको जाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें एक दिन मैं उठा कर ले जाऊँगा। और इस तरह से लड़की रोते हुए चिल्लाते हुए वहीं पर बैठ जाती है। लगभग आधा घंटे का वक़्त गुज़र जाता है। इतना वक़्त गुज़रने के बाद जैसे ही योगेंद्र उस स्कूल के अंदर एडमिट कार्ड लेकर पहुँचता है, तो देखता है कि उसकी बहन के कपड़े भी खराब हो चुके थे। उसकी बहन रो रही होती है, वह गिड़गिड़ा रही होती है। योगेंद्र से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, उसके पास चला आता है, पूछने लगता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो गया है? इसके बाद वो लड़की मीनाक्षी देवी रोते हुए अपने भाई को पूरी कहानी बयाँ कर देती है और जैसे उसके भाई योगेंद्र अपनी बहन की पूरी कहानी को सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। उसी समय योगेंद्र उस पूरे स्कूल के अंदर उस लड़के राहुल को तलाशना शुरू कर देता है। लगभग 10 से 15 मिनट का वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन राहुल उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। गाँव के 1-2 लड़कों से भी पूछताछ की जाती है और जब उसको पता चलता है कि राहुल इस स्कूल से बाहर खड़ा हुआ है, तो फिर योगेंद्र उसको ढूँढता हुआ स्कूल से बाहर निकल जाता है और जैसे ही योगेंद्र की नज़र राहुल पर पड़ती है, तो उसके पास पहुँच जाता है और जाते ही उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है।
दोनों में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखते ही देखते योगेंद्र फौजी इस लड़के की जमकर पिटाई करता रहता है, लेकिन ये लड़का राहुल मानने को तैयार नहीं होता है। उसके सामने सिर्फ यही बात दोहराने लगता है कि तुम्हारी बहन को एक दिन उठा कर ले जाऊंगा, उसका बुरा हाल करूंगा। योगेंद्र फौजी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। देखते ही देखते कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी और लकड़ियों में एक नुकीली लकड़ी भी पड़ी हुई थी। योगेंद्र उस नुकीली लकड़ी को उठाता है और देखते ही देखते राहुल के पेट में 2-4 लकड़ी से वार कर देता है और फिर इसके बाद वो गर्दन में भी उसकी वार कर देता है, जिसके कारण जो राहुल होता है मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। और जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हो रहा होता है तो स्कूल से जितने भी छात्र होते हैं वो इस पूरे दृश्य को देख रहे होते हैं। वहां पर लगभग कोहराम सा मच चुका होता है। 15 से 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस भी बुला ली जाती है। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है तो ये योगेंद्र को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। वहां पर उससे पूछताछ की जाती है। इसके बाद योगेंद्र फौजी पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी को सुनाता है, लेकिन पुलिस कहने लगती है कि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। अगर ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटी थी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन के अंदर आना चाहिए था। और इसके बाद पुलिस इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। लेकिन ये बात भविष्य में तय की जाएगी कि जज साहब योगेंद्र फौजी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। और इस तरह से योगेंद्र फौजी का जो जीवन है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में योगेंद्र फौजी ने अपनी बहन के लिए जो किया था वो क्या गलत था या सही था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।